हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज की सीरीज़ में आज हम सन 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर का सीरीज डी है। अभी तक हम सन 2019, 20, 21, 22 और 23 ये 5 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है सन 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये भी वीडियो हम 2 ही पार्ट में बनाएंगे, जैसे हमने सारी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको सब वीडियो पसंद आ रही होंगी और उसमें जो भी हमने ट्रिक्स बताई हैं, पेपर को क्वेश्चन को डील करने का तरीका बताया, वो आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। असर्शन और रीजन का सवाल है, ठीक है। तो कथन ए क्या है, इसे असर्शन कहते हैं कथन को। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही है। मध्यकाल में फारसी में बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद करा गया था, ये आपने से पढ़ा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब व्याख्या करता नहीं करता, ये मैंने कैसे बताया था कि आप अगर व्याख्या करता नहीं तो उसके बीच में आप क्योंकि लगा के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि लगा के पढ़िए कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभा और जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि जो है वहाँ के जो राजा थे, जहाँ के जो शासक थे, उन्होंने जो है मतलब उन्हें जो पसंद था कि सार चीज़ों को पढ़ना, जैसा अकबर ने कराया था और फिरोज शाह तुगलक वगैरह ने सबने कराया था। सल्तनत काल में भी कराया था, मुगल काल में भी कराया था। तो इन्होंने जो है यहाँ तक के जो है अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की थी। तो यहाँ पे जो है इनकी वजह नहीं थी कि चिश्ती सूफी संत को पढ़ना पसंद था, इस वजह से उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका ये रीज़न ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब व्याख्या नहीं करता और ए आर दोनों सही है, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है, ठीक है। तो सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, अयोध्या लेख में, ठीक है। आपने सुना होगा पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो अयोध्या का जो अभिलेख है उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। जो शुंग वंश का शासक था, ठीक है। भागवत धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप याद कर सकते हैं। मौर्य वंश के बाद आया था, ठीक है, मौर्योत्तर काल में। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये है परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है, मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जैसे जब जो भी क्वेश्चन जो है मतलब जो ऑप्शन बनाया जाता है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बनाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन भी राइट ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चुन सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पता है, बाकी नॉलेज है तो आप लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, अबवाब, चौथ या जमादानी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चौथ। इसमें बनवाई फोड़ लेते थे कि हम जो तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम जो है क्या बोलते तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे और इसके बदले आप हमें चौथ देंगे। ये अपने पास पड़ोस के जितने भी उनके जो राज्य छोटे छोटे राज्य होते थे उनसे चौथ वसूला करते थे, ठीक है। और सरदेशमुखी जो वसूला करते थे वो वसूला करते थे मराठा सरदारों से, ये याद रखना, ठीक है। वो होता था बनवाई 10, सरदेशमुखी बनवाई 10 होता था और चौथ जो होता था बनवाई 4 हुआ करता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, माहम अनगा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, माहम अनगा ने। आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे यूपीएससी होता है उसमें सामान्यतः जो है मीडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछाते, बट पीसीएस में मीडिएवल हिस्ट्री पर आप स्पेशल फोकस कीजिए। मीडिएवल हिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व, संबलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजाम, राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर, गुलाब सिंह, लखनऊ, लियाकत अली, ठीक है। तो इसका आपने सुना होगा लखनऊ से जो लियाकत अली नहीं थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद से थे, आज के टाइम में प्रयागराज से कह सकते हो, ठीक है। लियाकत अली प्रयागराज से थे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी।
ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ये कम से कम लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। पीसीएस में ये पूछा ही जाता है। अब जो लास्ट ईयर लेटेस्ट पेपर हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछा गया था कि मतलब कौन सा विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे बैरकपुर 29 मार्च दे दिया था, और मेरठ से विधिवत शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन रॉन्ग डाल दिया था, जो उन्होंने पूछा था कि कौन सा रॉन्ग है, तो कि जो है झांसी में शुरुआत जो हुई थी 11 मई 1857 हुई थी। नहीं, वो 1857 से नहीं हुई, 11 मई से नहीं हुई थी, वो जून में जाकर हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे दिया था, मतलब हर बार पूछा जाता है। तो कुछ आप इंपॉर्टेंट थीम देख सकते हैं, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि कौन सी थीम बार बार रिपीट होती रहती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, रियासत और शासक। देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल बीरबललाल, मदुरा वीर पांड्या। तो आपने सुना होगा वीर पांड्या मदुरा है, मतलब नहीं पूछा, याद रखना। तो देवगिरी शंकरदेव, ये देवगिरी यादव वंश था, ये देवगिरी के यादव, तो ये शंकरदेव ही थे। होयसल बीरबललाल, ये आपने सुना होगा, यही पूछा था हमेशा। मदुरा वीर पांड्या, ये पूछा होगा। और ये जो था वारंगल के जो थे, वारंगल जो था काकतीय वंश से संबंधित था, तो रुद्रमा देवी वगैरह उसकी वो थी शासिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी। 8 देखते हैं, ये जो है मुगल वंश में औरंगजेब के बाद जो शासक आए थे उनका कालानुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले इसमें मोहम्मद शाह है, जहांदार शाह है, आलमगीर सेकंड है, अहमद शाह है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा जहांदार शाह, सेकंड पे हो जाएगा मोहम्मद शाह, थर्ड पे हो जाएगा अहमद शाह, और फोर्थ पे हो जाएगा आलमगीर सेकंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप ये क्रम याद कर सकते हैं, ये क्रम भी कई बार पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। ये सबको पता होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गुजरात, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। यमुना, सई, गोमती, तमसा। तो 10 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोमती। गोमती जो है फुलर झील से निकलती है, याद रखना, ठीक है, पीलीभीत की फुलर झील से, फुलहर झील से, ठीक है। और जौनपुर जो है उसके किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है। शेवरॉय, जवादी, बिलीगिरिंगा और मलमल्ला, ठीक है, मलमल्ला। तो इसका जो ऑप्शन था ये जो है स्किप कर दिया था, ठीक है, पीसीएस ने। तो इसका जो आंसर था वो था त्रुमाला, त्रुमाला पहाड़ी। तो इसमें ऑप्शन था नहीं, तो इसमें सभी को आंसर नंबर मिले थे त्रुमाला, ठीक है, त्रुमाला पहाड़ी पर है। तो इसे आप जो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 11 का जो हो जाएगा कोई आंसर नहीं था इसमें, इसका आंसर था त्रुमाला पहाड़ियों पर, ठीक है। 12, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, या ओलिगोसीन। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। देखो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ होता है, तो वो इसका आंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऐसे सोच सकते हैं, मतलब ये उस समय है जब आपको कोई तुक्का लेना हो, मतलब आपके जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हो मात्र 120 हुए हो, और आगे को आपको अटैम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि इतने पे तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव में जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, कवाम। तो ये जो है नदियों की हमने वीडियो ऑलरेडी बना भी रखी है, तो आप देख भी सकते हैं। तो गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, कवाम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो निकलती है सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा से। बाकी ये सारी नदियाँ जो है गोदावरी नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के, कावेरी भी निकलती है, और कवाम, ये सब जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। बाकी ये जो है ये मध्य भारत से निकलती है, सतपुड़ा जो नीचे की तरफ को ये है, यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 13 का बी। 14, वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास आधारित है। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन एवं संचार का विकास, ठीक है। वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास जो आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, भारत। तो इसका जो हो जाएगा 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में जो है डेनमार्क का स्थान हमेशा रहता है, ठीक। नेक्स्ट 16, जैसे मैंने थीम की बात की थी, थीम में जो है जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बजट है, थीम की अगर मैं बात करता हूँ तो बजट है, एसडीजी है, और ये जो है जनगणना है, ठीक है। और 1 to लेकर 51 के का तक सारे आर्टिकल्स हैं पॉलिटी में। तो ये जो है ये थीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो रामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। इसमें सभी में कम है, बट इनमें सबसे कम जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रावस्ती।
16 का ऑप्शन नंबर सी। 17 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? शरीफा, अमरूद, संतरा, अंगूर। तो इसका जो हो जाएगा 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंगूर। सुल्ताना और गुलाबी और काली चंपा, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ठीक है, तो अंगूर की है। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। तो 18 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र जो है ये मसालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केरल। अब ये कुछ ऊंची चोटियाँ दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, उनका जो है हमें कूट मिलान करना है, ठीक है। तो केरल, तो आप सबको पता है केरल का जो अनाईमुदी है। नागालैंड की कई बार पूछी गई है, सारामती, ठीक है। उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेट्टा, ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगी डोडा बेट्टा। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18, 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 20 देखते हैं, 20 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो आयोडीन के उत्पादकों में देखो कोई भी खनिज है, कोई भी मिनरल्स के बारे में पूछा जाता तो उसमें आप सबको याद रखिए, जैसे तांबा में भी चिली है, चांदी में जो है चिहुआ हुआ है मैक्सिको का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गोल्ड में कौन है, प्राकृतिक गैस में कौन है, कोयला में कौन है, जैसे अमेरिका हो गया, और इस्पात में इस समय चाइना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा मतलब किसके लिए पॉपुलर है, कौन से मिनरल्स के लिए पॉपुलर है, कौन सी जगह। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब एक थीम में आप जो ऐड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी तत्व है, पदार्थ है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें, ठीक। तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा? जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो 20 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि सिगार के लिए कौन पॉपुलर है, ठीक है, सिगार। तो सिगार के लिए जो कैरिबियन सागर में जो स्थित है क्यूबा, क्यूबा जो है सिगार के लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। 21 संदर्भ 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ये तो आप सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरियाणा, ठीक। 21 का ऑप्शन नंबर सी। संदर्भ 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो 22 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर देखें सेंसस से जो है, जनगणना से जो है कम से कम लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। कम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए और आगे पूछेंगे तो लगभग पूरे पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 23 निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। तो ये मतलब आने का क्रम, इनका जो है उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा कवच वाले जीव हो जाएंगे, फिर जो होगा पहला कीट हो जाएगा, फिर उसके बाद पहला सरीसृप हो जाएगा 3 पर, और 4 पर हो जाएगा पहला स्तनधारी। देखो ये तो आप पता ही है कि स्तनधारी सबसे बाद में ही बना होगा, तो आप यहाँ से भी चुन सकते हैं और इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक। तो बट आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि कवच वाले जीव सबसे पहले थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 23 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। कवच वाले जीव सबसे पहले और पहला स्तनधारी सबसे लास्ट में। 24 वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषणीय विकास, मानव विकास। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने बताया था SDG, और ये 17 के 17 जो लक्ष्य हैं वो भी आप सबको पता होना चाहिए, वो भी क्रम से, ठीक है, क्रम से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि 2023 के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संपोषणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। नेक्स्ट 25 विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 5 जून को, 8 मई को, 16 अक्टूबर को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, 11 जुलाई को। हमने एक दिवस की भी वीडियो बना रखी है जिसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट दिवस को एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दिया, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 जुलाई को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जो है सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, तब 5 जून 1972 को, तो इस वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ये भी पूछ लिया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे, तो 8 मई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है खाद्यान्न दिवस, विश्व खाद्यान्न दिवस,
ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सारे दिवस तो आपको होने ही चाहिए याद, तो क्योंकि उसमें कम से कम 1 से 2 दिवस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट थीम में आप जो है दिवस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक भी बहुत पूछी जाती हैं, ओल्ड और न्यू, ठीक है। लास्ट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन जो है पुस्तक के पूछे गए, आप जाकर चेक कर लीजिए। 4 क्वेश्चन, तो मतलब पुस्तक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता चली गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये इसका काम नहीं है। लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, तो कौन हो जाएगा? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत के प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिक्री कर से, उत्पाद कर से, आयकर से, सेवा कर से। तो अब प्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है? मतलब जो डायरेक्ट टैक्स हम कहाँ देते हैं? तो आयकर में देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये तो आप बजट पढ़ते हैं या बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपने कभी भी पढ़ी होंगी किसी भी करंट अफेयर में, तब भी आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। या इनडायरेक्ट है बिक्री कर, ठीक है, सेवा कर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, बट जो आयकर जो है डायरेक्ट टैक्स है। 29, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? एम्स्टर्डम, ओटावा, कैनबरा, नागासाकी। तो ये जापान का शहर है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, ओटावा कनाडा का, एम्स्टर्डम जो है ये जो नीदरलैंड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में, ये याद रखना, कई बार पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एम्स्टर्डम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एम्स्टर्डम है, याद कर लेना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम, ठीक। 30, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, ये ABC इंडेक्स भी कई बार पूछा गया। तो ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कृषि, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये है स्वास्थ्य से, याद रखना ABC इंडेक्स जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश जो है शहरी क्षेत्रों में रहता है? मतलब कितना प्रतिशत अंश जो है शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 25, 45, 35 या 55। तो 31 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जाएगा डी, स्पेसिफिक रिपोर्ट के हिसाब से याद रखना, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 55 रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक उन प्रदूषकों को कहते हैं जो सीधे जो है उत्सर्जित नहीं होते हैं, मतलब जो है क्रिया करके किन्हीं 2 तत्वों से क्रिया करके या 2 प्रदूषकों से क्रिया करके एक नया तत्व बनाते हैं, तो उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश सीधे निकलता है कोयले खदानों से, और स्मॉग जो है कार्बन डाइऑक्साइड सीधे निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जैसे ये वाहनों से निकलता है या अर्धजलीय पदार्थों से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप पता ही है ये भी सीधे उत्सर्जित होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉग। तो स्मॉग जो होता है ये द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 33, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। ये कम से कम एग्जाम में अगर आप 15 ईयर के पेपर देख लेते हैं तो उसमें कम से कम 6 से 7 बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये उसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, लाख, शहद या मोती। तो 34 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोती। बाकी ये सब कीटों से प्राप्त होते हैं। 35, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर, ये होता है ध्वनि को मापता है, डेसिबल जो मापता है ध्वनि की प्रबलता को मापता है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है, याद रखना, ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है वाट पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये भी याद रखना, वाट पर मीटर स्क्वायर। जो प्रबलता मापी जाती है वो ध्वनि की मापी जाती है डेसिबल में, ठीक है, ये यूनिट भी पूछ लेता है, डेसिबल। तो 35 का हो जाएगा 10 डेसिबल, 60, 20 या 100। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट इसका, 20 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट 36, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट COP21, तो इसलिए पूछ लिया था बार बार। मॉस्को में, बर्लिन में, पेरिस में, टोक्यो में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा पेरिस में, यहीं पर SDG आए थे इसलिए पूछ लिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिस सम्मेलन में, ठीक है, COP21। नेक्स्ट 37, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई है? तो सन 2000 में, सन 2012 में, सन 2008 में, सन 2015 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सन 2008 में, 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 देखते हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो जाएगा सागरीय। ये भी कम से कम 5 से 6 बार जो है प्रीवियस में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करेंगे, उसका यही सबसे बड़ा फायदा है, आपको वहाँ से ये समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी थीम रिपीट हो रही हैं, हमें किस दायरे में रहकर पढ़ना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो ये वहाँ से ये चीज़ जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी देखेंगे तो आपको देख कर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो 38 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है, बस कितना कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को रखने के लिए, बस इतना जलाने और रखने। अगर इतना केवल एक वर्ड का चेंज होता तो आप ये मानकर चलिए कि आप जो है 50-50 में पहुँच गए ऑलरेडी। अगर आपको कुछ नहीं पता तो, अगर पता तो आंसर हो ही जाएगा। तो 50-50 में आप यहाँ से पहुँच जाते हैं, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। बट अगर आप तुक्का भी लेंगे तो यहाँ पर 50-50 चांस है कि आप राइट जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता तब। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी। देखो यहाँ पर भी देख लीजिए सेम फॉर्मेशन, बस क्या वृद्धि और कमी, केवल 2 वर्डों में चेंज है, वृद्धि और कमी में। बाकी सागर जाल के ताप में वृद्धि, नदियों झीलों में, ये बिल्कुल दोनों सेपरेट व्हीकल मंगाए, बिल्कुल अलग बनाए, अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो सिर्फ एक वर्ड में चेंज है, तो फॉर्मेशन जब सेम होता तो आप ये मानकर चलिए आप 50-50 में जो है पहुँच गए ऑप्शन में। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता तब की बात है, ये पता है तो सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कि वैश्विक ताप में वृद्धि को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो 40 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक है। 42 पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइबोप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डाइक्लोफेनेक? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जो दर्द निवारक दवा है, एक दर्द निवारक जो सामान्यतः जो जानवरों को दी जाती है। ठीक है, तो बाद में जो जानवरों के मर जाने के बाद जब जानवरों को जो कौन खाते हैं, ये गिद्ध वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर ये चली जाती है, तो उन पे जो है मतलब उनके जो कुछ अंग बेकार हो जाते हैं, उनका तंत्रिका तंत्र जो है सही से काम नहीं करता, नर्वस सिस्टम उनका फेल हो जाता है, तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो गिद्धों के लिए विलुप्त होने का कारण जो माना जाता है वो डाइक्लोफेनेक को माना जाता है। ठीक, 42 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। 43 निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो ऐसे ऑप्शन में तो आप हमेशा चीन को ही चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, चाइना। ठीक है, 2015 में करंट का था उस समय की। ठीक, तो 43 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। 44 देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, तो आप इसे सही मान सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल सही है, मानव निर्मित ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था, एक हुआ था मेथिल आइसोसाइनाइड, मिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, इससे कई हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी इससे। ठीक है, तो ये भोपाल गैस जो है त्रासदी जो मानव निर्मित थी। भारत आपदा युग देश से, बिल्कुल आपदाएं आती रहती हैं, इसमें चक्रवात भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं। ठीक है, मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करता है, मैंने बताया प्रभाव पर जो है अगर पॉजिटिव पक्ष में हो तो बिल्कुल राइट होता है, तो मैंग्रोव चक्रवात के प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल करता है। पर इस तरीके का कोई ऑप्शन था नहीं, अगर हम सब सही मान लें। अब तुलनात्मक तौर पर देखें तो इसमें जो हम ये वाला ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जो PCS ने इसका जो कोई भी ऑप्शन नहीं माना था, इसमें सभी को नंबर दिए थे। ठीक है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, वरना अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो PCS ने जो है इसमें सभी को नंबर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक तरंग का? तो इसमें आप सबको पता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, प्रकाश का। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 46 देखते हैं, ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। तो यहाँ पे भी देखिए कि वैसे यहाँ पे तो सभी फॉर्मेशन है, बट उपरोक्त में से कोई नहीं लेंगे इसमें से, मतलब आप जो है इन तीनों का फॉर्मेशन सेम है। और ये वाला विकल्प आप जब भी चुनिए जब आपको पूरी नॉलेज हो, बट बनना नहीं चुनिए। ठीक है, ये नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है कि कोई नहीं ऑप्शन नहीं देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा कहाँ? निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में? तो आपको पता है कि जो ध्वनि का वेग जो है ठोस में सर्वाधिक होता है, ठोस के बाद फिर द्रव में होता है, और द्रव के बाद जो होता है फिर गैस में होता है। ये ध्वनि के वेग का कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ठोस कौन है? इस्पात है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा डी राइट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस्पात में। 48 धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैरा एसिटिल नाइट्रेट? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैरा एसिटाइल नाइट्रेट, पैन बोलते हैं इसे। ठीक है, यही जो है हमारी आंखों को जो है प्रभावित करता है, याद रखना, पैरा एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, पैन। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग ने, JV नर्लिकर द्वारा, CV रमन द्वारा, S बोस द्वारा? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग द्वारा। ठीक है, तो उस समय बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, पॉपुलर हुई थी, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 49 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, गाजर, सेब, आंवला?
तो जो हो जाएगा 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन का भी एक छोटा सा वीडियो हमने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं कि कौन सी डिजीज होती है, इससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप बीमारियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। और यह जो दूसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इनका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, या वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम जो भी बोलना चाहें आप। और इसके अलावा इनके स्रोत भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम में कई बार पूछा गया पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की। तो आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, साइंस में तो स्पेशली यही चीज़ें पूछी जाती हैं। निम्नलिखित गिरोह में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आपने सबने सुन रखा होगा, मंगल जो है हमारे जीवन की उत्पत्ति, जो जीवन का अस्तित्व है वहाँ पर हमारा जीवन अपना बचा सकते हैं मंगल ग्रह पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी की भी उपलब्धता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 51 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति के सिद्धांत के लिए। तो ये तो ये सिद्धांत दोनों के है ही नहीं आइंस्टाइन के। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत या प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। तो याद रखना, ये सब जो हम गलती कर देते हैं सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए लगा देते हैं, तो ये इसका जो है आंसर गलत है। इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, ठीक है। तो 52 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। 53 देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप थीम में ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस जो भी वीडियो बनाई है, जो एनालिसिस की जो भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताई है ये सब चीज़ें। तो आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखी है तो वह जाकर देख सकते हैं, उनमें बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई हैं, हैक्स भी बताए, बहुत सारा चर्चा की है, ठीक है। इस 2018 से जो तो बहुत सामान्य क्वेश्चन पेपर थे, तो इसमें कोई ट्रिक्स इतनी अप्लाई नहीं हो रही थी, सिंपल फैक्ट थे, बहुत सिंपल पेपर थे, इस वजह से यहाँ पर कोई इतना अप्लाई हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो 54, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग में विभाजित किया जा सकते हैं। तो मतलब अगर आप डीपीएसपी को 3 भागों में आपने पढ़ा होगा, जैसे जहाँ भी आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ें या किसी भी चीज़ से पढ़ें, तो आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें समाजवादी अलग से दिए होते हैं, उदारवादी और गांधीवादी, इन 3 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब उनकी सहजता के लिए, बस संविधान में नहीं बैठा हुआ, बट हमने बांट दिया खुद, ठीक है, उनके अध्ययन करने के लिए, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी या गांधीवादी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि ये पूछता कभी कभी कि जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है और एक डीपीएसपी, इन दो के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो डीपीएसपी जो है ये जो है हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। और जबकि फंडामेंटल राइट जो है हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो यह क्वेश्चन कभी भी पूछा सकता है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे जो संविधान जो है, संविधान में फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, वो करता है डीपीएसपी, ठीक है। अब बाकी एक क्वेश्चन ये पूछा था कौन से वाद योग्य हैं, कौन से न्याय योग्य हैं, वो मैंने ऑलरेडी कई सारी बता रखा, कई सारी वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 55, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया, योजना आयोग को, वित्त आयोग को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, प्रशासनिक सुधार आयोग को। तो 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, योजना आयोग, ठीक है। नेक्स्ट 56, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, पीएन भगवती, एस आनंद। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीएन भगवती। ये पीएन भगवती से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बस ये जो जाने जाते हैं स्पेशली PIL के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, मतलब जनहित याचिका, ठीक है। तो पीएन भगवती थे, याद रखना ना, कई बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी। 57, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, संजय बारू। और आपने एक जो मूवी बनी थी जिसमें अनुपम खेर ने जो है सरदार मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था, प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह थे उनका किरदार निभाया था, तो वहाँ पर जो है संजय बारू भी थे उस मूवी में। तो मतलब जो है आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो है संजय बारू ने ही लिखी थी, और उन्होंने उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, ठीक है, संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी। 57, ठीक है। 58, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो संविधान सभा से जितनी भी तिथियाँ इंपॉर्टेंट तिथियाँ, जैसे प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सच्चिदानंद हिरन, ठीक है, सच्चिदानंद को। उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को जो चुना गया था वो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये जो है आपको सारी डेट पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। तो हो गया था
जो हो गया था 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसके 2 दिन पहले। इसी समय जो है राष्ट्रपति चुने गए थे, इसी समय जो है वंदे मातरम को अपनाया गया था, इसी समय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, ठीक है। झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताई। तो 26 नवंबर 1949 इसको तो हमने अंगीकृत किया था, ठीक है। तो ये अंतिम बैठक नहीं थी। 5 दिसंबर 1949, 25 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950, तो मैंने बताया 24 जनवरी 1950 से जस्ट 2 दिन पहले, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन हमने राष्ट्रीय गीत अपनाया था, राष्ट्रीय गान अपनाया था, राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ये सब चीज़ें उसी दिन हुई थी, ठीक है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे भंग नहीं किया सकता पर समाप्त किया सकता। देखो अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछता कि भंग नहीं किया सकता तो इसके 2 आंसर हो जाते, एक राज्यसभा, एक विधान परिषद, ठीक है। इन्हें भंग नहीं किया सकता, भंग नहीं किया सकता। बट अगर यहाँ पर जो एक शब्द जोड़ता है कि समाप्त किया सकता तो समाप्त राज्यसभा को नहीं किया सकता, केवल विधान परिषद को किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता ही है इस समय केवल 6 राज्यों में विधान परिषद थी, जिसमें जम्मू कश्मीर वर्तमान में जैसा कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये 6 राज्यों में इस समय विधान परिषद है, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा विधान परिषद। ये सब भंग नहीं किया सकता बट समाप्त किया जा सकता है। 60 भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 1985, 1987, 1986, 1988। तो इस बार इसमें भी जो है यूपी जो पीसीएस है, जो हमारा पीएससी सर्विस कमीशन है, तो उसने सबको नंबर दिए थे इसमें भी, तो ये गलत था। यहाँ पर 1989 में किया गया था, ठीक है। तो जो स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया था? 1989 में किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं 1989। तो नेक्स्ट देखते हैं 61 लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो यहाँ तो आप काट कर चलिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15, 20, 25, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 20, ठीक है। 62 14 जून से 15 जुलाई सन 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? उस समय का करंट का था, तो आप कोई मतलब नहीं है इसका। 32, 36, 34, 30। तो 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट 32। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई सन 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया। आप सबको पता म्यांमार इंडोनेशिया से क्या ही मतलब होगा इससे, या तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है इससे या नेपाल जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा नेपाल। जो रामायण सर्किट की शुरुआत की थी नेपाल से की थी, ठीक है। क्योंकि जो मधुबनी और दरभंगा वाला क्षेत्र है वो जो है सीता जी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे या तो नेपाल वाला बॉर्डर हो जाएगा या श्रीलंका में तो रावण पूरी रामायण ही श्रीलंका से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इन 2 ही से ये हो सकता है। तो आप इस तरह के कॉमन सेंस से सोच सकते हैं म्यांमार और इंडोनेशिया, ठीक है, कि मतलब ये जो हम नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे। तो जो 63 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट नेपाल। 64 उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, मऊ। तो उस समय का पूर्वांचल एक्सप्रेस वो करंट में था उस समय, तो ये पूछ लिया गया था, तो बस्ती से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इस एक्सप्रेस वे की जितने भी यूपी के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 64 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बस्ती, ठीक है। 65 संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक सन 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है, तो 96वां था, ठीक है। 66 निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून सन 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? बिहार, हरियाणा, केरल, गुजरात। अगर इस तरह की कोई भी नई बीमारी है और कोई वायरस से रिलेटेड है तो आप हमेशा जो ऑप्शन चुनना केरल ही चुनना, क्योंकि सारी बीमारियां जो शुरुआत होती हैं वहीं से होती हैं, केरल से, ठीक है। मतलब ये एक रेयर फैक्ट ही है, मतलब होता ही है, ऐसा ही होता है, तो ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप केरल चुन सकते हैं। बिहार, हरियाणा, गुजरात ऐसा ये नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो केरल ही चुनना, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट था। 67 भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो 67 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दिल्ली, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक सन 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 136वां, 138वां, 137वां, 134वां। तो उस समय के हिसाब से जो था 136वां था और आज के हिसाब से जो 116वां है। अगर आप करंट का याद रखना चाह रहे हैं 2024 का तो 116वां वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक। नेक्स्ट 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019, ये भी उस समय के करंट का था। किस शहर में आयोजित क्या होता है? होगा सॉरी, अगले ईयर के लिए पूछा था तो 2019, क्योंकि 2018 का ये क्वेश्चन था, 2019 में ये के लिए पूछा था, तो किस शहर में, इसलिए होगा लिखा था। तो किस शहर में आयोजित होगा? तो वाराणसी में, जयपुर में, बड़ोदरा में या पुणे में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। 69 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वाराणसी। 70 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य जो एमएसपी दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये जारी कौन करता है? तो CCEA द्वारा जारी किया जाता है, और किसकी सिफारिश पे? CACP की सिफारिश के आधार पर। तो ये याद रखना, CCEA द्वारा जो है ये जारी किया जाता है और CACP की सिफारिश पर, ठीक है, CCEA द्वारा। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं।
तो 4 जुलाई 2018 को धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है 2018-19 में के दौरान कितना था? तो 70 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट 1750। अब इस समय के वर्तमान के गेहूँ के, चावल के मूल्य आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 71 निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, रहमान खान। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, इमरान खान। 2018 में इमरान खान बना था। 71 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 72 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार जीता? भारत बटवानी ने, सोनम वांगचुक ने, उपरोक्त ए बी दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बताया कि जब विकल्प इस तरीके का बनता है उपरोक्त ए और बी दोनों, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि ये बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका यही हो जाता है, ठीक है। ए और बी दोनों, कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकल्प इस तरह बनाया, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, सेम बिल्कुल यही फॉर्मेशन होना चाहिए कि 2 विकल्प, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 99% चांस है कि आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये विकल्प देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। जो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका या चाइना। तो 73 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा उस समय के हिसाब से, दक्षिण अफ्रीका। अब वर्तमान में कहाँ चल रहा है ये आप देख लीजिए। अच्छा, ब्रिक्स में कुछ 5 देश नए शामिल हुए हैं, तो उन्हें भी आप देख लेना, ठीक है। अब जो है ब्रिक्स में जो 10 सदस्य हो गए हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट 74 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो कौन संहिता है? बाज, सनेमी, तैतरीय, मैत्रायणी या काठक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट, बाचनेमी। तैतरीय जो है इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो 74 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट 75 जो क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हमने 74 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड आप किन टॉपिक्स पर चाह रहे हैं या और कौन से नई सीरीज़ आप शुरू कराना चाह रहे हैं तो आप ये भी बता सकते हैं। हम अगली वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।